नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की यह प्रमुख 24वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाएगा? मौखिक भाषा कौशल में बच्चे की वृद्धि करनी है। कैसे वृद्धि किया जाएगा? जितना ज़्यादा बच्चे को मौका दिया जाएगा बोलने के संदर्भ में, जितना ज़्यादा बच्चा बोलेगा और वो भी नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी स्वाभाविक वातावरण होना चाहिए। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। चौथा दिया गया वर्णमाला सीखना। देखिए, वर्णमाला में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या करेगा? अ आ इ ई उ री ए ओ औ अंग अह और क ख ग घ ये सभी चीज़ें सीखेगा। तो क्या केवल वर्णमाला सीखने से बच्चा मौखिक भाषा कौशल हासिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा जब तक उसका प्रैक्टिकल लाइफ में, जब तक उसका व्यवहारिक जीवन में यूज ना करे, भाषा को बोले नहीं। तो वर्णमाला केवल सीखना भाषा सीखना नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर बच्चे को उस भाषा को कम्युनिकेट भी करना है। केवल वर्णमाला सीखने से काम नहीं चलेगा। तीसरा देखिए बालगीत गाना, तो ये भी निगेटिव है। दूसरा देखिए व्याकरण खेल खेलना, तो व्याकरण के अंतर्गत जो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसी की तो बात केवल की जाएगी। केवल व्याकरण खेल की बात की जा रही है, यानी केवल व्याकरण सिखाने की बात की जा रही है। तो बच्चा व्याकरण सीखने से कम्युनिकेट करने में सक्षम नहीं होगा। जो कुछ भी उसने विद्यालय में सीखा है, किस प्रकार से उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर पाए, व्यवहारिक जीवन में बातचीत में उपयोग कर पाए, इसलिए केवल व्याकरण खेल यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, रोल प्ले यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, रोल प्ले यानी कि नाटक में बच्चा भागीदारी कर रहा है और वो किसी कैरेक्टर को निभा रहा होगा और दूसरा बंदा किसी कैरेक्टर को निभा रहा होगा। तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक कैरेक्टर जब कुछ बोलेगा तो दूसरा उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करेगा, यानी उसका जवाब दे रहा होगा। तो इसमें क्या होगा? मौखिक भाषा, यानी कि सुन करके उसका जवाब देने के का कौशल बच्चे में विकसित होगा। और यही बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब है, जो कि दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करने से संबंधित है। बाकी जो विकल्प थे वो दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग या फिर भाषा का उच्चतम उद्देश्य यही होता है कि हम अपने भावों को बोल करके अभिव्यक्त कर पाए। बोल करके अभिव्यक्त करने का मौका सिर्फ रोल प्ले में मिलेगा चारों विकल्पों में से। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षिका पाठ्यपुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर के शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? देखिए, यहां पर जो टीचर थी वो एक लड़की की कहानी सुना रही थी कि वो एक चिड़िया का देखभाल किस प्रकार से कर रही थी। तो अली जो लड़का है उसको भी ध्यान आया कि एक दिन वो पार्क में घूम रहा था और घायल पड़ी गिलहरी का उसने रक्षा किया। यानी कहीं ना कहीं जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चे ने अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को जोड़ने की कोशिश की है। क्योंकि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसी प्रकार की घटना तो अली के साथ भी हुई थी पार्क में। वो भी तो चिड़िया को बचाया था, यानी उसका जो अनुभव था चिड़िया को बचाने का, उसको कहीं ना कहीं उसने जुड़ाव महसूस किया उस चैप्टर से। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है, उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति गलत हो गया। बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है, तो यह भी उसका उद्देश्य नहीं था। शिक्षिका को बीच में रोकना, यह भी उसका उद्देश्य नहीं था। एक ही विकल्प बचा, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, यानी बच्चे के साथ सेम घटना हो चुकी थी, इस वजह से वह अपने अनुभव को उस चैप्टर से, उस कहानी से जोड़ पा रहा था, पाठ्य सामग्री से जोड़ पा रहा था। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका रहेगी? यानी कि शिक्षिका का रोल क्या होगा उस, जब कक्षा में समूह में बच्चे कार्य कर रहे होंगे तो उस दौरान शिक्षिका को क्या करना चाहिए? चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी कक्षा में शोर ना करें, तो ये निगेटिव है। देखिए, बिल्कुल शांत कक्षा भी अधिगम के लिए उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि बच्चे जब शांत रहेंगे तो बिल्कुल निष्क्रिय रहेंगे। बच्चे जब सक्रिय हैं यानी कुछ ना कुछ शोर होगा, तो शोर होना यहाँ पर निगेटिव नहीं है, यहाँ पर ये परिचायक है कि बच्चे सक्रिय हैं। इस वजह से पॉजिटिव तरीके से देखा जाएगा, यानी कक्षा में शोर होना चाहिए थोड़ा बहुत। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि कक्षा में शोर नहीं करें, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए,
शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्त दे देनी चाहिए, इसलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। यानी कि एज ए टीचर देखिए, भले आज हम लोग ये कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक केंद्र में है, लेकिन बालक केंद्र में उसे आप स्वतंत्र वातावरण दीजिए, वो करके सीखेगा। लेकिन आप एज ए टीचर उसको ऑब्जर्व करने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री का कोई लेबोरेटरी है, तो वहां पर भी बच्चे को स्वतंत्रता दी जाती है कि आप करके सीखें, अपने अनुभव का निर्माण करें। लेकिन वहां पर एज ए टीचर हमें मॉनिटर तो करना होता है ना, ऑब्जर्व करना होता है कि बच्चा कहीं गलत केमिकल ना मिला करके कहीं लेबोरेटरी में धमाका ना कर दे। इस वजह से एज ए टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहां पर जरूरत है वहां पर बच्चे की हेल्प की जाए, जिसे जेडपीडी के नाम से जाना जाता है, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। यानी बच्चा अगर समस्या को समाधान नहीं निकाल पा रहा है तो बीच में उसको मदद दी जा सकती है, जिसे जेडपीडी उन्होंने कहा था। इसके साथ ही साथ अगर बच्चा कहीं गलत डायरेक्शन में ना चला जाए अपने प्रयोगों को लेकर के, या फिर जो भी गतिविधि कर रहा है, जो भी समूह में कार्य कर रहा है, गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, गलत रिजल्ट पर ना चला जाए, ये भी ऑब्जर्वेशन करना टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला विकल्प देखिए, यह सुनिश्चित करना कि कार्य करते समय कार्य समय पर समाप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का ध्यान दिलाना चाहिए। यह भी निगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि जब बार बार आप उसको समय का ध्यान दिलाएंगे तो बच्चा का ध्यान बार बार बटेगा। अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या फिर किसी ग्रुप में चर्चा कर रहा है, तो आप बार बार टाइम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, यानी उसका ध्यान बार बार भंग हो रहा है, तो वो अपना पूरा फोकस अधिगम पर या फिर समूह में चर्चा पर नहीं लगा पाएगा, इसलिए निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक समूह की प्रतिभागिता बने और आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। देखिए, प्रत्येक की समूह में सहभागिता, यानी कि एक समूह में अगर 5 बच्चे हैं तो पांचों बच्चे एक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि समूह में 2 बच्चे डोमिनेंट हैं जो कि हावी हो रहे हैं 3 बच्चों पर, यानी कि जो समूह है उसमें पांचों बच्चे सक्रिय होने चाहिए और पांचों की सहभागिता होनी चाहिए। यह टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ अगर उनको कहीं से बीच में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, अगर आवश्यकता है तो उनको मदद भी करनी चाहिए। यह टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? पठन अवबोधन, अवबोधन का मतलब होता है अवबोध करना, यानी कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। जो भी लेख है उसको पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना ही पठन अवबोधन कहलाता है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता। तो लिखित प्रतीक क्या बोला जाएगा? जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा नीरज, तो कहा जा रहा है कि लिखित प्रतीक, ये जो वर्ण लिखे गए हैं इसी को प्रतीक बोला गया है, और उनकी ध्वनियों में अनुवाद करना, यानी कि क्या कहा जा रहा है, न पर ई की मात्रा, फिर र और ज, यही वर्ण तो मिलकर के नीरज बने हुए हैं। तो कहा क्या जा रहा है कि इनकी ध्वनियों में अनुवाद करना, यानी नीरज का आप इस प्रकार से न ई र ज में अनुवाद कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप लेख का अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके वर्णों को, ध्वनियों को अनुवाद कर रहे हैं। तो यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि पठन अवबोधन यह कहता है कि पढ़ करके उस लेख का अर्थ ग्रहण करना है। तो यह विकल्प संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने और उनके अर्थ खोलने की योग्यता। यह विकल्प केवल वर्णों को समझने की बात कर रहा है, पूरे लेख को समझने की बात ही नहीं कर रहा है। तो यह भी विकल्प हमारा निगेटिव हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, पठन सामग्री में आए शब्दों को उनके अर्थ जानने की योग्यता। यह भी निगेटिव है, क्योंकि केवल शब्दों की बात कर रहा था। एक ही विकल्प बचा, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। यहां पर देखिए अंतःक्रिया, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पठन सामग्री है उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पर अर्थ गढ़ने की योग्यता की बात की गई है। यहां पर ना तो शब्द की बात की गई है, ना तो वर्ण की बात की गई है, ना तो ध्वनि की बात की गई है। यह पूरे लेख के संदर्भ में कहा गया है कि हम उसके साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और उसका अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पठन का मतलब ही होता है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? रचनात्मकता यानी कि बच्चे कितना क्रिएटिव हैं, यह जानने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं मेनली। पहला होता है बंद सिरे वाला प्रश्न, जिसे एक शब्द वाले प्रश्न भी कह सकते हैं, जिसे सत्य असत्य वाले प्रश्न भी कह सकते हैं, जिसे बहुविकल्पीय प्रश्न भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी क्या है, तो इसका उत्तर एक शब्द में आप दे पाएंगे और इसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न भी बोला जाएगा, इसे एक शब्द वाले प्रश्न बोला जाएगा, इसे सत्य असत्य वाले प्रश्न बोला जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या नई दिल्ली भारत की राजधानी है, आप सत्य और असत्य में इसका उत्तर दे सकते हैं। यानी कि ये सभी प्रश्न जो है वो एक शब्द वाले हैं और
कहीं ना कहीं ये बंद सिरे वाले प्रश्न बोले जाते हैं। बंद सिरे वाले प्रश्न का मतलब क्या हुआ, जिसका उत्तर प्रत्येक बच्चे का एक ही आने की संभावना रहेगी। जैसे कि देखिए, कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं और 50 से अगर मैंने यही प्रश्न पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो 50 बच्चों का उत्तर सेम आएगा, क्योंकि इसका एक ही उत्तर संभव है। तो कोई भी एक ऐसा प्रश्न जिसका केवल एक ही उत्तर संभव हो और एक शब्द वाले प्रश्न है, उसे हम लोग बंद सिरे वाला प्रश्न कहते हैं। तो ये तीनों तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बंद सिरे वाले प्रश्न में बच्चे क्रिएटिव नहीं होते हैं। क्योंकि क्रिएटिव तो तभी होगा ना जब अपने मौलिक विचारों का प्रयोग करेगा। तो इसमें मौलिक विचार कहां कुछ आ रहा है, बच्चा बचपन से रट रहा है कि भारत की राजधानी कहां पर है, तो बचपन से वो रटा हुआ है, वहां पर कुछ भी चिंतन नहीं कर रहा है, मौलिक विचारों का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसलिए बंद सिरे वाले प्रश्न क्रिएटिव प्रश्न नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, एक ही विकल्प बचा खुले सिरे वाले प्रश्न। खुले सिरे वाले प्रश्न क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भारत में गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो अब कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे अपने चिंतन के आधार पर इसका उत्तर देंगे, यानी कहीं ना कहीं अपने मौलिक विचारों का प्रयोग करेंगे, और मौलिक विचार जहां पर भी आएगा वहां पर क्रिएटिविटी आती है। इसे ही खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। यानी अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं और 50 के उत्तर अलग अलग आने की संभावना है उनके मौलिक विचारों के आधार पर, तो उसे हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इसी के माध्यम से बच्चे की रचनात्मकता का आकलन किया जा सकता है। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, भाषा क्या होता है कि व्याकरण नियमों के अंतर्गत चलता है, और जो व्याकरण के नियम होते हैं उनके भी अलग से नियम होते हैं। यानी कि पहले जो नाउन प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं उसके भी नियम है, और साथ ही साथ जो भाषा का स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये भी नियम है। और कहीं ना कहीं व्याकरण के नियमों के अंतर्गत हम लोग नियमों का प्रयोग करें, यानी ये नियमों का नियम है जिसे हम लोग व्यवस्थाओं की व्यवस्था कह सकते हैं। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए, भाषा को सबसे अच्छे तरीके से हम लोग कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं, संदर्भ में सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को हिंदी की औपचारिक भाषा के तौर पर पढ़ाना है, तो वहां पर क्या होता है कि बच्चे को संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण के जो नियम हैं अलग से नहीं पढ़ाए जाते हैं, बल्कि कहानी के माध्यम से ही पढ़ाना है। क्योंकि बच्चे प्राइमरी स्तर और अपर प्राइमरी स्तर के हैं, तो यहां पर उनको कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से ही पढ़ाना है, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पढ़ाना है। तो यहां पर कहानी के माध्यम से कैसे पढ़ा जाएगा, जैसे व्याकरण का नियम औपचारिक तरीके से बच्चे को बताना है। जैसे मान लीजिए टेंस बताना है, तो आप कहानी सुना रहे हैं कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर जाया करता था, तो आप बता सकते हैं कि ये कहानी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो जो घटनाएं घट चुकी हैं उसे हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। तो इसके माध्यम से बच्चे को टेंस के बारे में, काल के बारे में सूचित किया जा सकता है। इसी प्रकार से कहानी में ही कर्ता कौन है, उसके बाद से एक तरीके से उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद से इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इन सब का उस कहानी में ही बच्चे को बताया जा सकता है। यानी बच्चे को ग्रामर अलग से नहीं बताना है, भाषा अलग से नहीं बताना है, जो कुछ भी बच्चे को कहानी बताया जा रहा है या फिर जो भी कुछ भी कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है उसी के संदर्भ में बच्चे को भाषा सिखानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। देखिए, जब भी बच्चे के संदर्भ, बच्चे के रेफरेंस की बात की जाती है, यानी उसके परिवेश से जोड़ने की बात की जा रही है, तो बच्चा उससे जुड़ाव महसूस करता है और कहीं ना कहीं वो उसको सीखने में मदद करता है जब हम लोग रेफरेंस की बात कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं। इसीलिए भाषा को सर्वोत्तम तरीके से सीखने का उपाय संदर्भ माना जाता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है। निदानात्मक परीक्षण को अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जब बच्चे को एक चैप्टर या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया, उसके बाद से उस चैप्टर या फिर उस कॉन्सेप्ट में आ रही समस्याओं को जानने के लिए बच्चे का निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। और अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि बच्चे को यहाँ पर दिक्कत है, तो फिर उसका रेमेडियल टीचिंग किया जाता है और बच्चे को पुनः उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। उसके बाद से बच्चे का अर्थपूर्ण अधिगम कराया जाता है। यानी रेमेडियल टीचिंग निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, बच्चों को कहां पर समस्या आ रही है उसका पहचान किया जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, तो माता पिता को फीडबैक नहीं दिया जाता है, ये माता पिता से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थियों की प्रगति की तालिका को भरना, केवल टेबल को भरने की बात की जा रही है, जो कि निगेटिव है, क्योंकि यहां पर समस्याओं की पहचान करना है, टेबल को नहीं भरना है, तालिका को नहीं भरना है। तीसरा देखिए, संकल्पनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न पत्र तैयार करना, तो यह भी निगेटिव है, प्रश्न पत्र तैयार करना निदानात्मक परीक्षण नहीं है। एक ही विकल्प बचा, शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहां पिछड़ रहे हैं यह जानना। कहां पिछड़ रहे हैं यानी कहां पर बच्चे को समस्या आ रही है, यह जानने के लिए ही निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए।
देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, हमसे पूछा जा रहा है। तो बाल केंद्रित कक्षा में बालक केंद्र में है, लेकिन टीचर भी वहां पर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा होगा, चीजों को मॉनिटर कर रहा होगा। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, विद्यार्थियों को सुविधा के लिए पूरे पाठ एक एक वाक्य को समझाना चाहिए। तो यह विकल्प निगेटिव है। जब हम लोग पूरे पाठ को ही समझा देंगे तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण थोड़ी कर रहा है। वहां पर तो आप चीजें बच्चे को एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और रचनावाद, संरचनावाद ये मानता है कि बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि ज्ञान के निर्माण करता है। एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको ऑब्जर्व करें और बच्चा खुद से करके सीखेगा। ठीक है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। बच्चे को खुद करके सीखने का मौका देना चाहिए। उत्तर लिखवाना कहीं ना कहीं यहां पर बच्चा निष्क्रिय है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। और पहले भी विकल्प में जब उसको लाइन बाय लाइन समझाने की बात की जा रही थी तो बच्चा निष्क्रिय था। बच्चे की सक्रिय भागीदारी होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या ये दोनों विकल्प में बच्चे निष्क्रिय थे, हमारे उत्तर नहीं होंगे। चौथा विकल्प देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग अधिगम विकार, शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक हैं। तो टीचर अगर चाह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी यही गतिविधि करे, तो कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अधिगम विकार, अधिगम अक्षमता और शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक सभी बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ उस प्रकार की गतिविधि शामिल नहीं हो सकता। जैसे कोई पैर से दिव्यांग है तो वो दौड़ भाग वाला गतिविधि नहीं कर सकता, मूवमेंट वाला गतिविधि नहीं कर सकता। तो वहां पर अगर शिक्षक चाहेगा भी तो भी वह टीचर की अपेक्षा बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और यह विकल्प क्या करता है, शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा रखते हैं उसे प्रदर्शित करना। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहले करने की प्रोत्साहित हो। यानी कि ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से, देखिए बच्चा खुद से करने की बात कर रहा है, खुद से सक्रिय होने की बात कर रहा है, स्वयं से पहले करने के लिए प्रोत्साहित हो। यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चा जब इंटरनली मोटिवेटेड होगा तो रुचि की वजह से वो तत्परता के सिद्धांत के अनुसार उसका अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होती है। रचनावादी कक्षा यानी संरचनावाद की बात की जा रही है, जिसमें बालक सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि व्याकरणिक इकाइयों को ड्रिल और अभ्यास पर। ड्रिल यानी एक ही चीज को मशीन की तरह बार बार रिपीट करने की बात की जाती है। तो ड्रिल और रिपीटिशन हमेशा निगेटिव सेंस में देखा जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही दूसरा देखिए, शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्य पुस्तक को पढ़ा करके। तो यहां पर केवल पाठ्य पुस्तक तक बच्चों को सीमित रखने की बात की जा रही है, किताबी कीड़ा बनाने की बात की जा रही है। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह मान्यता कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाए। तो यहां पर यह माना जाता है कि, माना जा रहा है तीसरे विकल्प में, कि बच्चे एक तरीके से खुद से नहीं सीख सकते, बच्चे तभी सीख पाएंगे जब टीचर सिखाए। यानी कि ये मान रहा है कि बच्चे एक तरीके से ज्ञान के प्राप्त करता है, ना कि निर्माण करता है। जबकि उल्टा होता है रचनावाद में। रचनावाद ये मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, यानी वो निर्माण करता है ना कि प्राप्त करता। और ये विकल्प प्राप्तकर्ता की तरफ दिखा रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव को आधार बना करके प्रामाणिक कार्यों का नवीन ज्ञान की खोज। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। देखिए, ज्ञान की खोज की बात की जा रही है, अन्वेषण के माध्यम से, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, खोज के माध्यम से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं रचनावादी कक्षा में। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।